पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नया तजारती मुआहदा हुआ है उसकी अब मजीद तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स राना एहसान अफजल, उन्होंने रिवील किया कि पाकिस्तान को जो छूट मिली है, यानी कि 29% पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की गई थी पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर, अब उसको कम करके अमेरिका ने 19% तो किया है, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने कंप्लीट मार्केट एक्सेस दिया है अमेरिका को, कम से कम 4100 जो टैरिफ लाइंस हैं। अब इसका क्या मतलब है, कल हमने हुकूमत का मौक़िफ़ भी जाना और पाकिस्तान अमेरिका के जो ओवरऑल ताल्लुकात से मुताल्लिक भी बात की, लेकिन जो तबका इससे मुतासर हो सकता है या फ़ायदा ले सकता है, जो हमारा ख़ास करके जो एक्सपोर्टर हजरात हैं और जो टेक्सटाइल का आपको पता है कि मेजर शेयर है जब हम अमेरिका में बरामदात की बात करते हैं, तो आज इसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन शहबाज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो कल डिस्कशन उस तरीके से उस पर कर नहीं पाए, जो राना एहसान अफजल साहब ने रिवील किया कि किस तरीके से हमने कंप्लीट मार्केट एक्सेस दिया है और 4100 टैरिफ लाइंस के ऊपर अमेरिका को। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कामरान, कल हमारा बेसिक आइडिया यही था कि चूंकि एक पॉलिसी डिसीजन था, हुकूमत का पर्सपेक्टिव लिया जाए, फिर फॉरेन पॉलिसी का एंगल, उसकी जो इम्प्लीकेशंस थी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से देखा जाए। अब वो लोग जिन्होंने ये काम करना, वो कंपनी है जिन्होंने अब डील करना विद द यूएस, उनका पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स कैसे एक्शन में ट्रांसलेट होते हैं, ये क्या इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होती हैं, ये आपसे और मेरे से बेहतर बता सकते हैं वो लोग जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं थ्रू ज़ूम मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, ये चेयरमैन है इंटरलूप ग्रुप के, एक बड़े एक्सपोर्टर है यूएस को। इनसे पूछते हैं कि ये जो नई ट्रेड डील है इसका एक्सपोर्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। मुसद्दिक साहब, वेलकम टू द शो। पहला सवाल आपसे, हमने 4100 टैरिफ लाइंस के ऊपर जीरो ड्यूटी ऑफर की यूएस को और उसके बदले में हमारा जो टैरिफ रेट है वो मिनिमम 19% है। इसका क्या मतलब है? आप समझते हैं ये एक फेयर डील है या इससे बेहतर डील हो सकती थी? बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। असल में मेरे ख्याल में अभी भी जो इसकी डिटेल्स हैं दे आर वेरी स्केची। अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। एक तो ये समझने की जरूरत है कि आई थिंक सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात नहीं हो रही, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स पे भी बात हो रही है और कुछ और चीजें भी इसमें डिस्कस हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम आर एक्सपोर्ट्स। तो जहां तक आपने कहा कि टैरिफ लाइंस का, मैं आपकी तवज्जो इस चीज की तरफ जरा दिलवाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें जो ये 19% पे हम आए हैं, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि कम से कम हम अपने कंपेटिटर से हमें ज्यादा खराब टैरिफ नहीं मिला। हमारी पहली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही थी कि कोशिश ये की जाए कि हम कम से कम कंपेटिटर्स के मुकाबले में हम कहीं हमारा टैरिफ ज्यादा ना हो जाए। तो वो स्टेप तो अचीव हो गया है, बट इट इज क्वाइट अ हाई टैरिफ। और इससे दो चीजें होंगी। आप देखें ओवरऑल जो यूएसए में टैरिफ लगाए हैं उन्होंने सारे साउथ एशियन और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पे, वो 19 और 20% की रेंज में इंडिया को छोड़ते हुए। और इससे ओवरऑल जो यूएसए में मैंने जो पढ़ा है, उनके एवरेज टैरिफ रेट 15.3% पे चले गए हैं, जिससे कि कम से कम $420 बिलियन का एडिशनल वो कस्टम ड्यूटीज चार्ज करेंगे। अब ये $420 बिलियन किसने पे करना है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर तो इसके पोजीशन में नहीं है, ना ही इंपोर्टर्स और रिटेलर्स हैं, तो दिस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये पास ऑन होता है तो कोई डिमांड कंप्रेशन होगी। तो इस सूरत हाल में मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारी जो हम लूज तो नहीं करेंगे शेयर, मगर हमारी डिमांड जो है 5 से 10% पाकिस्तान की कम हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू योर रियल क्वेश्चन कि 4200 जो लाइंस में हम उनको जीरो ड्यूटी पे जाने ऑफर किया है, उसको जरा आप इस तनाजर में देखें। अगर आपने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर गौर से पढ़ा हो तो उसमें से अगर आप मुझे इजाजत दें तो लेट मी कोट दी पैराग्राफ जो कि एग्जेक्टिव ऑर्डर का है। सर्टेन फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स आइडेंटिफाइड इन एनेक्चर 1 to this order have agreed to or are in the verge of concluding meaningful trade and security arrangements with the United States. Goods of those trading partners will remain subject to the additional ad valorem duties provided in Annexure 1 to this order until such time as those agreements are concluded, and I issue subsequent orders memorializing the terms of those agreements. अब इससे बड़ा जाहिर है कि ये जो इस वक्त अनाउंस हुई हैं, कम से कम उन कंट्रीज के साथ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये एक टेम्पररी टैरिफ्स हैं। अब
अगर हमने उनको 4200 लाइन में कंसेशन देना है, पहले तो देखना पड़ेगा वो कौन सी लाइन हैं। और ये आप अगर देखें अंडर WTO, आप MFN रूल के तहत आप किसी एक कंट्री को नहीं दे सकते जब तक कि आप उनके साथ PTA ना कर लें। इसका मतलब यह कि हमें USA के साथ एक PTA साइन करना पड़ेगा जिसमें कुछ महीने लगेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम अगर कोशिश करें, हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिश हुई है ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट भी और कमर्शियल फ्रंट पे भी, तो हम इस 19% को भी नीचे ला सकते हैं। और अगर हम इसको 19% को नीचे ना ला सकें तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑन सर्टेन HS कोड्स हमारे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं USA को कि उसको वो जीरो कर दें। तो देयर इज स्टिल रूम फॉर नेगोशिएशन एंड दीज टैरिफ्स कैन चेंज which can bring benefit to पाकिस्तान। अभी तक तो हम न्यूट्रल हैं। साहब, ये बड़ा तफसील से आपने मौक़िफ़ बयान किया है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस टैरिफ को जो देखने की ज़रूरत है वो जो हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में हमारे पर अभी कम ड्यूटी लगी है। इंडिया के साथ मेजर डिफरेंस है 6% का, लेकिन जो हमारे बाकी कंपेटिटर्स हैं, लेट्स से बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, उनसे 1% का हमारा फ़र्क है। सो डू यू थिंक कि इट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस, प्रोवाइडेड कि आपने बिल्कुल कहा कि वहाँ पे अमेरिका में इस इंपोर्ट टैरिफ के बाद चीज़ें महंगी होंगी, डिमांड कंप्रेस होगी, बट इवन जो भी डिमांड रहती है तो ये जो हमें अभी गिवन के जो भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, या कोई इतना ये बड़ा डिफरेंस नहीं है, गिवन के अक्सर हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो कंप्लेन भी करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी की कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जी नहीं, आई डोंट थिंक 1% इज इनफ। 1% से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर इसमें शहबाज साहब एक चीज और जो गौर करने वाली है कि जो बिजनेस मूव होना है या USA मूव करने की कोशिश कर रहा है वो चाइना से है। अब चाइना अभी भी 30% से ज्यादा अपैरल और गारमेंट्स सप्लाई कर रहा है USA को, वो कहाँ मूव होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि USA का जो मैन मेड फाइबर में इस पर ड्यूटी रह गई है, एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी, वो 30% है और हम लोगों पे 19-20% है। तो 10% तो चाइना अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही कवर कर सकता है। तो एक्चुअली जो इस वक्त उन्होंने अनाउंस की हैं टैरिफ, उससे तो चाइना को बेनिफिट होने वाला है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे रिटेलर्स और ब्रांड्स जो हैं वो चाइना से अब निकलना चाह रहे हैं, और निकल के कहाँ जाएंगे? उनको कहीं तो जाना है, उनको जगह बनानी है, और यही हमें हमारा एक नेगोशिएशन पॉइंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आएगा कि चाइना का जो मेजोरिटी ऑफ द अपैरल एंड वो है वो कॉटन में नहीं है, और हम MFN में वीक बहुत हैं। अनलेस वी यू सी इन्वेस्ट इन MFN के हम जांच लेके आए, वो करें, उसके ऊपर जब तक नियम करेंगे हम उस बिजनेस को ला नहीं सकेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस एग्रीमेंट में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या तय होते हैं। अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन में ये आ जाता है कि आप बाहर का कोई यान यूज नहीं कर सकते, तो हमारा तो 15-20-25% पाकिस्तान का जो गारमेंट बन रहा है, खासकर SMEs जो बना रहे हैं, सियालकोट में बना रहे हैं, वो तो सारा ही वाइप आउट हो जाएगा। तो अभी इस एग्रीमेंट की बहुत सारी शकें तय होनी बाकी हैं, और मुझे यकीन है कि जिस तनदही से कॉमर्स ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम ने काम किया है, दे विल कंसल्ट विद अस एंड व्हाइल फाइनलाइजिंग, जो टर्म्स को फाइनल करेंगे जब एग्रीमेंट की, जिसमें कई माह लगेंगे, तो इस चीज को गौर रखेंगे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या चीज पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट दे सकती है, और अगर हम उनको 4200 लाइन पे कंसेशन दे रहे हैं तो हम उनसे कितना और कंसेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मुसद्दिक साहब एक चीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा, चूंकि आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करते हैं US को, ये जैसे आपने सही फरमाया कि 19% तो ये मिनिमम एक टैरिफ है ना, ये तो एडिशनैलिटी है। इस वक्त जो आपका MFN का रेट है उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसको आप शामिल करें और फिर उसके ऊपर 19% को करें, तो 7 अगस्त को या कल जब आपकी नई कंसाइनमेंट अमेरिका जाएगी, उसको कितना रेट लगेगा? वो तकरीबन मुख्तलिफ आइटम से मिनिमम 35% लगेगा और 45-50 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो तकरीबन 16% से लेकर 25% तक MFN के आइटम से जो है बेसिक जो HS कोड्स पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, वो तो वैसे ही है, उसके ऊपर 19% लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि 35 से 40% अब आपको, बिल्कुल ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन फर्दर कर दीजिए, आप क्या कहने लगे थे? जी, मैं ये कहने लगा था कि देखें, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं वो तो लगा दिए हैं, मगर जब हम PTA करेंगे, क्योंकि देखें PTA के बगैर तो आप अंडर WTO किसी कंट्री को जीरो टैरिफ नहीं कर सकते। या तो हम सारी दुनिया के लिए जीरो करेंगे उन 4200 आइटम पे जो राना साहब ने फरमाया है कल, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हम PTA साइन करेंगे। अगर PTA साइन करेंगे तो देयर इज अ प्रोविजन, हम USA से बात करें कि जो आइटम्स हम पाकिस्तान में बनाते हैं,
जो कि यूएसए में कभी भी नहीं बन सकते, जिससे उनकी इंडस्ट्री को इंजरी नहीं हो सकती। उसका जो बेसिक टैरिफ है, फर्ज करें कि वो 15% है, उसको कम करके 7% कर दें या 10% कर दें या 0 कर दें, तो हमारी रिलीफ बढ़ जाएगी। ये 19 में फिर कम ऐड होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आई थिंक वी स्टिल हैव रूम फॉर नेगोशिएशन। और ये जो इसमें एक और जो एक प्रैक्टिकल एक जो इशू आपको आएगा वो ये आएगा कि अगर लेट्स से वो आपके जो 0 कर भी देते हैं, लेकिन उसका एक लंबा प्रोसेस है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उनको $6 अरब की, उनकी हमें इंपोर्ट है $2.5 अरब की, $3.5 अरब का सारा जो गैप है, क्या दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी जो है, दुनिया की 45वीं या 44वीं जो भी हमारा इस वक्त नंबर है इकोनॉमी का, उसके साथ पीटीए करेगी? एफटीए तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर अगर हमने 4200 आइटम पे इनको कहा है कि 0 करेंगे तो पीटी के बगैर हो ही नहीं सकता। आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, अंडर एमएफएनआई रूल्स आप किसी कंट्री को बगैर पीटीए के कंसेशन दे ही नहीं सकते, तो आप कैसे 0 करेंगे? तो पीटीए तो होना ही है। जब तक पीटीए नहीं होगा ये तो मसला हल ही नहीं होगा। पीटीए करना ही करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। अभी उन्होंने हेडलाइन की अनाउंसमेंट कर दी है। आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक मेनी मंथ्स, मे बी अ ईयर टू कंक्लूड इट। अच्छा मुसद्दिक साहब, इसमें कल जो राना एहसान अफजल साहब है, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एक तरफ तो 4100 टैरिफ लाइंस के ऊपर हमने 0 रेटेड उनको ऑफर किया है अमेरिका को, उसके अलावा जो 2400 टैरिफ लाइंस हैं जो हमने चाइना को ऑफर कर रखी हैं, तो उसके हवाले से भी हम अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर वो एडवांटेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या देखिए, अमेरिका को भी पूरी दुनिया में ये चैलेंज फेस है, जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया में उनका 120 ममालिक के साथ आप कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस है। क्या आपके ख्याल में इन रियलिटी अमेरिका रिप्लेस कर सकता है चाइना को, जिस तरीके से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और लेवल ऑफ जो उनकी प्रोडक्शन है? और फिर कुछ लोग कहते हैं क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से इतना दूर है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो शायद हम अगर उनको ऑफर कर भी देंगे मार्केट एक्सेस कंप्लीट, तो चाइना से वो कंप्लीट नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते। कुछ टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं, या कहें कि कुछ लग्जरी कार्स हो सकती हैं जो यूएस, जहां पे कुछ लोग तो वेरी आई थिंक कोई एक चंद $100 मिलियन से ज्यादा का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं। बेसिकली तो हम उनसे क्रूड जो मंगवाना शुरू कर रहे हैं वो होगा, एग्रीकल्चर आइटम्स होंगे, वही हम उनसे मंगवा सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड जांस वगैरह भी वहां बनते हैं, मगर वो सारा अगर सारा कुछ भी अब इंक्लूड कर लें, फर्ज करें यूएसए रूल्स ऑफ ओरिजिन में ये कह देता है कि हम ये 19% उस कमोडिटी को देंगे जिसमें पाकिस्तानी यान यूज होता है या यूएस का यान यूज होता है, तो फिर तो हम चाइनीज यान यूज ही नहीं कर सकते ना, फिर तो हमें यूएसए से ही यान इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उस पर अगर एक्सपोर्ट के लिए तो वैसे ही ड्यूटी 0 है। तो वो आई थिंक ये अभी इस पर टाइम लगेगा देखने में, मगर जनरली स्पीकिंग यू आर राइट। यूएसए तो खुद चाइना से मंगवाता है इसलिए कि सस्ता है, तो हमें कैसे हम वहां से मंगवा सकेंगे? बहुत कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ मशीनरीज में ऐसी चीजें हैं, कुछ अर्थ मूविंग मशीनरी है, जैसे माइनिंग की मशीनरी बहुत सारी ऐसी है जो कि हम यूएसए से मंगवा सकते हैं, जो जहां पे वो कंपेटिटिव भी हैं और बेहतर भी हैं। अच्छा मुसद्दिक साहब, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, और काइंडली इसका ब्रीफली जवाब दीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। एक्सचेंज रेट की मूवमेंट आपने देखी होगी पिछले दिनों। पहले हमारा जो रुपया था वो डिप्रिशिएट हो रहा था, अब एक हफ्ते से वो अप्रिशिएट हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट है अलॉन्ग विद 19% एडिशनल टैरिफ, ये एक्सपोर्ट के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, सिर्फ बिजली की वजह से नहीं बढ़ी, और से इन्फ्लेशन ने कंपनसेट होना था बाय द एडजस्टमेंट ऑफ रुपी वैल्यू। वो क्योंकि नहीं हो रही किसी भी वजह से, हम उस डिटेल में नहीं जाते, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दी हमारी जो कंपेटिटिवनेस है उसको बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। रुपी को मैं नहीं समझता कि डिवैल्यू होना चाहिए या रिवैल्यू होनी चाहिए, उसकी सही वैल्यू पे आना चाहिए। अगर वो सही वैल्यू पे नहीं आता, और देखें उसको ऊपर रखने के लिए अब हमें जो आपका प्राइम रेट है उसको भी ऊपर रखना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइम रेट को नीचे करेंगे तो रुपया और वीक हो जाएगा। तो आई थिंक ये इस तरह की इंटरवेंशन जो है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हम क्यों करते हैं, और हमें इसको थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए। इसको डिवैल्यू तो नहीं करना चाहिए, मगर इसको हम फ्री छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेंगे उस नए कानून का जिस पर काम हो रहा है और काबीना ने उसे अप्रूव किया है, और उसका जो पाकिस्तान में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंपोर्ट भी करते हैं उन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और सार्फिन को इसका क्या फ़ायदा होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।